Good morning, ma'am. Hello students, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning all of you. Okay students, let us proceed further. Okay. चलिए लेसन को आगे बढ़ाया जाए। कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया बेटा? स्टूडेंट्स पढ़ा जाए आगे ना? Okay, let us continue. Yesterday we have studied about the different features. 7 features we have studied. And हाँ नहीं चली, अब ये इसी टाइम पे चलेगा बेटा, इवनिंग में नहीं चल पाएगा। ठीक, तो जो हम लोगों ने 7 फीचर्स पढ़ा उसमें क्या है, जैसे स्टार्ट करें वैसे बोलना शुरू करें, म्यूट करना पड़ेगा क्या? बोलो किसको क्या डाउट है? ओके ओके, लेट अस स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कल को 7 फीचर्स को देखा, उसके बाद उन सारे फीचर्स को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने देखा कि 2 रूट्स आर देयर ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट वाज कमिंग टुगेदर एंड अनदर वाज होल्डिंग टुगेदर। समझ में आया था ना? कल हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया था कि व्हाट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एज वी हैव डिस्कस्ड इट कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन जितने भी स्टेट्स होते हैं, all the states are full powered just like a country, and due to this they have pooled their sovereignty to become a bigger unit and for their security. वास्तव में कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो भी स्टेट्स होते हैं, जितने भी राज्य होते हैं, उनके पास पूरी क्षमता होती है, वो इतने कैपेबल रहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तरह अपने देश को चला सके। लेकिन ऐसा क्या होता है? ऐसा होता नहीं है। वो इंडिपेंडेंट ना रह करके वो अपने सॉवरेंटी को यानी अपनी संप्रभुता को मिल करके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, सब आ करके मिल जाते हैं। किस लिए? तो अपने आप को एक बड़े यूनिट के रूप में शो करने के लिए, बिगर यूनिट के रूप में दिखाने के लिए, और दूसरी चीज अपने आप को कोशिश यही करते हैं कि हम लोग सिक्योर रहें। यदि किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आए, किसी भी तरह की परेशानी आए, तो वो आपस में एक दूसरे का कंप्लीट कोऑपरेशन करें और वो सब सुरक्षित रहे। इससे क्या है कि वो कंट्री ज्यादा सेफ और सिक्योर रहेंगे और एक पावरफुल कंट्री के रूप में जाने भी जाएंगे। तो इस तरह के कंट्रीज में वास्तव में जो स्टेट्स हैं, वहां पे सभी स्टेट्स को इक्वल पावर होता है और कोई भी स्टेट कम पावरफुल या कोई भी स्टेट अधिक पावरफुल नहीं होता। ये पहली चीज। फर्स्ट, एवरी स्टेट हैव इक्वल पावर्स। सेकंड थिंग क्या है कि द सिटीजन्स है डुअल सिटीजनशिप। जो नागरिक वहां के होते हैं उनके पास दोहरी नागरिकता होती है। फर्स्ट, they are the citizen of the state and another they are the citizen of the whole country. दोहरी नागरिकता का मतलब एक नागरिकता उन्हें अपने राज्य के नागरिक होने का दर्जा दिलाती है। From first citizenship they are the citizen of their state and from another dual citizenship is there, they are the citizen of the whole country. तो ये दूसरा फीचर है। तीसरे में आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, कौन कौन से कंट्री हैं? यूएसए,
अमेरिका है, दूसरा स्विट्जरलैंड है और तीसरा ऑस्ट्रेलिया है. These were the three countries which are known for the coming together federation. Students, अब holding together federation को देख लेते हैं. उनके क्या 3 features है? Very important question is this. It may be come in your exam also. Therefore, pay attention on this type of differentiation between the holding together federation and coming together federation. What is here? In holding together federation, the center is more powerful. The center is more powerful in the comparison of states, and all the states have not equal power. The powers are not distributed equally among all the states. Some states are more powerful and some are less. And सेकेंड पॉइंट, यानी कि यहाँ पर जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यहाँ सभी राज्यों को समान अधिकार नहीं होते. कोई राज्य ज्यादा शक्तिशाली है तो कोई राज्य कम शक्तिशाली भी है. और यहाँ पर केंद्र जो है, द सेंटर हैज मोर पावर. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी स्टेट को भी वो खुद हैंडल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करती है. ऐसे कंडीशन में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके पास जो भी पावर्स हैं वो उनके अकॉर्डिंग टू उन्हें दिए जाते हैं. सभी स्टेट्स को इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते. कहां पर? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. नाउ सेकेंड पॉइंट, हियर वी हैव सिंगल सिटीजनशिप. यहाँ एक हरी नागरिकता होती है, यानी कि जो भी नागरिक है वो अपने देश के भी नागरिक हैं और अपने राज्य के भी नागरिक हैं. यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है. दैट मीन्स वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. हम सब भारत के नागरिक हैं और हमारा सिटीजनशिप एक ही है, सिंगल सिटीजनशिप है. और थर्ड में तुम्हें एग्जांपल देना है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के कुछ कंट्रीज का, जिसमें इंडिया है और स्पेन है और बेल्जियम है. दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. Students, here let us revise. One problem is given and you have to do this. What is here? Some Nepali citizens were discussing the proposals on the adoption of federalism in their new constitution. This is what some of them said. यहाँ पे नेपाली नागरिकों के कुछ तर्क दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ करके अपने तरीके से डिसीजन देना है. आप देखिए आपका डिसीजन कैसा है. डाउट होता है तो फिर उसके बारे में पूछा जाएगा. ओके. अब व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? इंडिया को फेडरल कंट्री कौन सी बातें बनाती हैं? कैसे हम कहेंगे कि इंडिया फेडरल कंट्री है? लेट अस सी. What makes India a federal country? We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversities. हम लोगों ने देखा एक छोटा सा राज्य है श्रीलंका हमारे साउथ में, बहुत ज्यादा वहाँ डाइवर्सिटी भी नहीं है. क्या था? केवल तमिल्स थे, सिंगल्स थे, कुछ लोग ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट थे, कुछ लोग हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, कुछ क्रिश्चियन थे. 74% people were Buddhist and they were Sinhalas. सिंहल भाषा को बोलते थे. इतने छोटे से देश में इतनी सी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में इतना प्रॉब्लम हुआ कि उस कंट्री में सिविल वॉर हो गया. अब बेल्जियम का भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा. छोटा सा राज्य है, छोटा सा देश है बेल्जियम, जिसमें मेनली 2 ही इथनिक ग्रुप हैं. व्हाट आर दे? वन फ्रेंच एंड अनदर डच. एक वलोनिया रीजन में रहते हैं, एक फ्रेंच रीजन, एक फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. लेकिन फिर भी उनमें इतना ज्यादा विवाद हो गया कि अंततः वह देश टूटने के कगार पर पहुंच गया. द कंडीशन वाज सच व्हिच सीम्स टू स्प्लिट ऑफ द कंट्री एंड द पावरफुल ग्रुप वाज सीम्स टू बी डोमिनेटिंग ऑन द कैपिटल ब्रुसेल्स. ऐसा प्रतीत होता था मानो जो पावरफुल उसमें से है, फ्रेंच थे पावरफुल, जिनका बेल्जियम में ज्यादा पावर था. वो रिच भी थे और पावरफुल भी थे फ्रेंच, और वो
वहां पर ब्रुसेल्स में वो ज्यादा शक्तिशाली के रूप में थे, तो लग रहा था कि कैपिटल सिटी पर इन्हीं का वर्चस्व हो जाएगा। किसका? फ्रेंच का। तो ऐसा होता तो दूसरी ही कंडीशन क्रिएट हो जाती, शायद बेल्जियम 2 टुकड़े में बढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और लास्टली उन लोगों ने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया, जिससे सारे इथनिक्स ग्रुप्स को उन लोगों ने पावर दिया, और इससे वो लोग बहुत ही कन्वीनियंटली अपने कंट्री के रूल रेगुलेशंस और अपने सारे प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में सफलता हासिल की। अब हमें देखना है कि जब इतने छोटे छोटे देश, बेल्जियम और श्रीलंका जैसे देश, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, तो भारत जैसे विशालकाय देश में क्या होगा? What would happen in the country like India, where different type of diversities is present, different type of languages are here, different type of cultures are here, different type of religions are here, different type of regional diversities are also here. तो ये जब इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, yes, anybody wants to ask anything? घर के फैमिली मेंबर से बात करना है बेटा, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज माइक अपना म्यूट कर दें और उसके बाद आपस में जो चर्चा करनी है कर लें। यदि मुझसे कुछ पूछना है तभी आप अपना माइक ऑन रखें। अननेसेसरी खुद को परेशान करने के लिए और टीचर्स को और बाकी स्टूडेंट्स को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे बच्चे। ये सब भी तुम्हारे आदत में ही शामिल है, और ये सभी क्या होता है? कैरेक्टर इज द बंडल ऑफ हैबिट्स। यही आदतें धीरे धीरे तुम्हारा चरित्र बन जाएंगी और इसी से चरित्रवान बन जाओगे, और ये छोटी छोटी चीजें ही चरित्रहीन बना देंगी। अच्छी बातें सीखो, अच्छे काम करो जिससे सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करो, अपने काम से लोगों को इम्प्रेस करो, ना कि दूसरे को इरिटेट करो। इरिटेट करना बड़ा आसान है, लेकिन हर किसी को खुश करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखो, वरना यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो जा रहा है किसका माइक ऑन है, किसका माइक म्यूट है। तो अब तुम लोग यही सब अब चाहते हो, तो अब उसका भी रिकॉर्डिंग मेंटेन रखा जाएगा एज यू विश। चलिए अब देखा जाए। सबसे पहले जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? कौन सी वो चीजें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था, तुम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, क्लास 9th में, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में, कि जब पाकिस्तान के साथ हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था, उसी समय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई थी 1946 में ही, और कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन का काम स्टार्ट था, और बीच में पार्टीशन हो गया और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 टुकड़े में बट गई। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर पाकिस्तान और अनदर फॉर इंडिया। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय से ही हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है, और कैसे कैसे हम लोगों ने उसे मैनेज किया, किस तरीके से हम लोगों ने फेडरलिज्म की पॉलिसी को अपनाया, ये यहाँ पर हमें देखना है, चर्चा करना है। सबसे पहला चीज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अंडरलाइन दिस, क्या है कि फेडरलिज्म वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। द वर्ड फेडरलिज्म इज नॉट यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान देना है, वन वर्ड के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इंस्टीड ऑफ द वर्ड फेडरलिज्म, यूनियन ऑफ स्टेट्स इज यूज्ड देयर। इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, किताब में भी आपके है, बता देते हैं, सेकेंड पैराग्राफ में ही है। देखिए यहाँ, लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. बड़ा दर्दनाक विभाजन हमारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही ज्यादा खून खराबा हुआ था। तुम लोगों ने पढ़ा था
कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में कि करीब 10-10 लाख लोग दोनों ही बॉर्डर पर मर गए थे। इतना ज्यादा वायलेंट क्लैशेस हो गई थी, ऐसे ऐसे राइट्स हो गए थे, जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते चले गए और अंततः जो भी कंडीशंस थे वो हमारे यहाँ हमारे सामने आए। Soon after independence, several princely states become a part of the country. देश तो तुरंत आजाद हुआ था, बहुत ही दुख भरी दास्तान थी कि बहुत सारे लोग मारे गए, आधे राज्य जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, आधे हिंदुस्तान में आ गए। लेकिन यहाँ पर भी दो तरह के राज्य थे। Two types of provinces were there at the time of independence. What were the two provinces? First, British India and another princely states. ये सब चीजें तुम क्लास 9th में पढ़े हो, पता नहीं तुम्हें पढ़ाया गया है नहीं गया है, तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो पता नहीं, लेकिन यहाँ हम रिवाइज करा दे रहे हैं और बहुत जरूरी चीजें हैं, ये तुम्हें जाननी चाहिए, याद रखना चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट्स वेयर देयर, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स, कैसा टाइप्स? तो यहाँ आपको ध्यान रखना दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स वेयर देयर, यानी कि टू टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस। उस समय स्टेट्स नहीं इनको कहते थे, प्रोविंसेस प्रांत कहा जाता था। कैसे? तो कुछ राज्य ऐसे थे जिसके शासक ब्रिटिश थे, जिसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। वहां के रूल रेगुलेशंस, वहां के जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस होते थे, हमें ब्रिटिश के अकॉर्डिंग टू फॉलो करना पड़ता था। और एक ऐसा था जहां पर राजकुमार थे, यानी राजघराने। तुम लोग पढ़े होंगे 1857 के रिवॉल्ट के बाद बहादुर शाह जफर ही लास्ट एम्परर थे। उसके बाद जितने भी लोग थे, कोई किंग नहीं कहा जाता था, सबको केवल प्रिंस कहा जाता था। तो उस तरह के बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो सब क्या हो गए, ये सब इंडिया के पार्ट बन गए। तो ये सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ इंडिया में शामिल करना बहुत बड़ा क्या था, दिमाग लगाने वाला खेल था। कैसे इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को हम भारत के अंदर यूनाइट करें, ये भी हमारे यहाँ हमारे जो होम मिनिस्टर थे उस समय वल्लभ भाई पटेल, उनके जैसा करिश्माई व्यक्तित्व था। तो उन्होंने इन सारे स्टेट्स को भी एक साथ मिलाने में कामयाबी हासिल की। फिर भी 3 स्टेट्स रह गए थे डिस्प्यूटेड, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़ और एक जम्मू और कश्मीर, जिसका जम्मू और कश्मीर का भी हम लोगों ने देखा 370 धारा को हटाया गया, आर्टिकल 370। तो अभी हमें पहले ये देखना, इसीलिए तुम लोगों को एक बार हम बिस्मार्क पढ़ा रहे थे हिस्ट्री में, तभी तुम लोगों से चर्चा किया गया था कि हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हम लोग कहते हैं कि इंडिया के बिस्मार्क हैं। किस लिए? यही यूनिफिकेशन करने के लिए। जो तरह तरह के प्रिंसली स्टेट्स थे, अलग अलग तरह के वहां के लोगों का कल्चर था, रहन सहन था, उनकी अलग अलग नॉर्म्स थे, उन सारे लोगों को एक साथ सम्मिलित करके एक देश में बांध लेना बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये उन्हीं के प्रयास के स्वरूप, उनके प्रयास के फल स्वरूप ही हमें हासिल हुआ। तो यहाँ पे आपको क्लियरली इस टॉपिक को दिया गया है, जिसको आपको हमने कहा कि फेडरलिज्म की जगह हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स को यूज किया है। यहाँ देखिए, soon after independence, several princely states become a part of the country. The constitution declared India as a union of states. Underline this. बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो क्या हुए, वो इंडिया के पार्ट बन गए और सब इंडिया में ही शामिल हो गए। उस समय although it did not use the word federalism, फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। फेडरेशन वर्ड के जगह किस चीज का इस्तेमाल किया गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। हमारे यहाँ भले फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन फेडरलिज्म के जो 7 प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने कल देखा, हमने जो कल पढ़ा, वी हैव स्टडीड इट in the previous class, all the 7 principles are followed by our country. Therefore, we can say that Indian Union, not Indian Federal, Indian Union is based on the principles of federalism. यानी कि यहाँ दोनों का मिक्सचर है, यहाँ फेडरलिज्म भी है और यूनिटरी भी है। क्यों है?
क्योंकि इट इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। स्टूडेंट्स, आपको बताया गया कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, तो जो सेंटर है, सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स एंड ऑल द स्टेट्स हैव नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सारे राज्यों को समान रूप से अधिकार नहीं दिए गए हैं और केंद्र जो है वो सबसे शक्तिशाली है। तो भारत में ऐसा ही है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स। चलिए पिछले 7 फीचर्स को हम लोग देखते हैं कि भारत में क्या वो सारे फॉलो होते हैं, तभी तो हम कहेंगे कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इज इंडिया ए फेडरल कंट्री? कैसे हम कहेंगे, कैसे भारत को फेडरल कंट्री बनाता है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कंट्री में फॉलो किए जाते हैं और उन्हें हम ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई हमारा कंट्री तो फेडरल है, जबकि फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है। तो देखना है क्या है ये फीचर्स। We can see that all these features apply to the provision of the Indian Constitution. The constitutional originally provided. हाँ बेटा बोलिए। हाँ अभिनव बोल रहे हो ना, चलिए बोलिए। हाँ बेटा, क्यों चुप हो गए? हो गया? We can see that all these features apply to the provision of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a 2-tier of government. देखो यहाँ पे बहुत ही साफ ढंग से कह दिया गया है कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय स्टार्टिंग में केवल 2 टियर, ध्यान देना है बेटा, at the when the constitution was made, it was in the starting it was of 2 tier of government, but the 3rd tier of government was added in the 1992 after the constitution amendment of our which constitution amendment? 73rd constitutional amendment. The panchayati raj system was added in our constitution. तो यहाँ पे ये चीज तुम्हें क्लियर कर दी गई कि द कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। एक यूनियन गवर्नमेंट जो कि पूरे भारत सरकार को का प्रतिनिधित्व करती थी और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें। लेटर a 3rd tier of federation was added in the form of panchayats and municipalities. बाद में 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को भी 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट में शामिल कर लिया गया और अब ग्राम प्रधान का चुनाव हर एक 5 साल के बाद करना अनिवार्य हो गया है। हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को भी, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। यस, हाँ बोलिए अभिनव जी, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। एनी प्रॉब्लम? जब टाइम ओवर होने लगेगा तो हम तुम लोगों को टाइम देंगे, उस समय पूछ लेना, ठीक? Okay, let us see. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. जैसे कि तुम लोगों को बताया गया है कि किसी भी फेडरेशन में जो स्मॉल यूनिट्स हैं उन्हें भी काफी पावर दे दिए जाते हैं ताकि वो अपने पावर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। The Constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative powers between the union government, the state government. Thus, this contains 3 lists. यही आपको बताया गया है, legislative powers. What are the legislative powers given here? It is given in 3 lists. 3 लिस्ट में ये legislative powers को डिवाइड किया गया है। पहला है यूनियन लिस्ट, डिवीजन ऑफ पावर्स है। यूनियन लिस्ट कितने हैं? 97 सब्जेक्ट्स हैं। How many subjects are there? 97 subjects are there. And in the state lists, यहाँ ध्यान देना है बेटा, ये सब जो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इन्हें कभी और बढ़ा भी दिया जाता है,
कभी कभी इसे हटा भी दिया जाता है। इसलिए ये जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ हम देख रहे हैं 97 तो यूनियन लिस्ट में है, लेकिन स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट्स थे। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर देयर? 66 सब्जेक्ट्स वर देयर। हेलो, यस, हेलो, voice is clear, students? Yes, ma'am. Okay, Yes, okay, Ma'am. okay बेटा, let us continue. तो स्टेट लिस्ट में पहले कितने सब्जेक्ट थे? 66 सब्जेक्ट्स वेर देयर, बट नाउ इट हैज ओनली 59 सब्जेक्ट। अब कितने सब्जेक्ट हो गए हैं? 59, वहां इसीलिए अंडरलाइन कर दिया गया है। पहले 66 थे, अभी इसके कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें हटा करके या तो यूनियन में डाल दिया गया है या कंकरेंट में डाल दिया गया है। और जो स्टेट के पास पावर्स थे, सब्जेक्ट्स थे जिसपे वो रूल रेगुलेशन बना सकते थे, उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। और कंकरेंट लिस्ट, यहाँ तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब कंकरेंट लिस्ट में आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे पंचायत जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। नो, कंकरेंट लिस्ट का मतलब है दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, दैट मीन्स द यूनियन एज वेल एज द स्टेट हैज पावर टू मेक लॉ on these subjects. Which subjects? On the subjects of concurrent list. How many subjects are here? 47 subjects are given in the concurrent list. कितने सब्जेक्ट दे दिए गए हैं? सब्जेक्ट होते हैं ना, 47 सब्जेक्ट्स हैं। और ये सारे 47 सब्जेक्ट्स जो है हमारे, ये 47 सब्जेक्ट्स के ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभार ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाता है कि केंद्र के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा भी बनाया गया है कानून और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कानून बनाया गया है, और कभी कभी कोई विवाद उस पर आ जाती है, कोई डिस्प्यूट निकल कर आ जाता है। यदि मान लो एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन है, किसमें आता है? कंकरेंट लिस्ट में। क्यों आता है? तो एग्जाम्पल तुम देखो, तुम्हारे लिए स्टेट गवर्नमेंट के भी क्लास 10 के एग्जाम्स होते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड है ना, उसी तरीके से बिहार बोर्ड है, वैसे ही एमपी बोर्ड है, वैसे ही डिफरेंट स्टेट के अपने अपने बोर्ड्स हैं, और सीबीएसई बोर्ड भी। तो इसका मतलब है यदि एजुकेशन के ऊपर या बुक बनाना हो या सिलेबस देना हो या एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो ये जिसके ऑथोरिटी के अंदर में है, यानी कि यदि वो यूपी गवर्नमेंट के अंदर में है तो यूपी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी, यदि वो बिहार गवर्नमेंट के अंडर में है तो बिहार गवर्नमेंट उस पर काम करेगी, उसमें यूपी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है तो उस पर रूल रेगुलेशन बनाने का काम सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तब कभी हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। जैसे मान लो कोई बच्चा जो है यूपी बोर्ड से पढ़ाई किया है या बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया है और किसी एग्जाम को देता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, और उसका जो आंसर उसने पढ़ा था यूपी बोर्ड में वो वैसा नहीं है जो कि सीबीएसई के एनसीईआरटी के बुक्स में लिखी गई है। अब उसको उसमें नंबर नहीं मिलता है, और यदि वो केस कर दे तो, यदि केस नहीं करता तब तक तो एज यूजुअल जो चल रहा है वो चल रहा है। यदि वो डिस्प्यूट अराइज होता है और वो जब डिस्प्यूट कोर्ट में जाती है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा कि जब भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो कि हमारे लिए अंपायर की तरह काम करती है, और उसका दिया गया जजमेंट जो है वो फाइनल है। तब अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इस केस को हैंडल किया जाएगा, तो वहां पर जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी हो जाएगा, विल बी मोर इफेक्टिव। तो इसके लिए कई तरह के क्वेश्चंस दिए गए, पीछे लेटेस्ट रिवाइज में भी दिया गया है, उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, देखेंगे। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लीजिए कि यदि कंकरेंट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, तो इस पर दोनों ही लोग कानून बनाते हैं। कौन कौन? केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, उनका अपना दायरा है।
their area, their jurisdiction is specified in the constitution. किस चीज पर उनका कितना अधिकार है, किस तरह का कानून वो बना सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये रिटन है। यदि डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस कंडीशन में, whenever the dispute arises, the law made by the central government will be more effective. केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ज्यादा प्रभावी हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, केंद्र भी कानून बनाए, राज्य भी बनाए, लेकिन डिस्प्यूट आएगा तो केंद्र ही ज्यादा पावरफुल होगा। हम लोगों ने देखा है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंटर के पास ज्यादा पावर होते हैं। सेंटर इज मोर पावरफुल इन द कंपैरिजन ऑफ स्टेट। क्यों पावरफुल है? क्योंकि जो सीबीएसई की बुक्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रेस्क्राइब चीजें हैं, दैट इज, जो सीबीएसई के द्वारा बुक्स प्रकाशित की गई हैं या जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है, दैट इज फॉलोड ऑल ओवर, दैट इज फॉलोड बाय द ऑल स्टेट्स। जहां जहां सीबीएसई के स्कूल्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो अंडमान निकोबार में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे हमारे यूपी और बलिया में क्यों ना हो, हम सब उसको फॉलो करते हैं। और पर्टिकुलर किसी स्टेट गवर्नमेंट की यदि कोई भी बुक होगी, सिलेबस होगी, तो वो तो केवल उसी राज्य भर के लिए है, तो उसका दायरा तो बहुत छोटा हो गया। तो सीबीएसई के द्वारा जो डिसीजंस लिए गए हैं वो फॉर द होल कंट्री है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल स्टूडेंट्स है। जो भी जहां भी पढ़ रहा है सीबीएसई से रिलेटेड है, उसके लिए वो प्रभावी होगा। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट भी ये ख्याल करती है कि केंद्र के द्वारा बनाया गया जो कानून होगा, जो चीजें होंगी, जो प्रावधान दिए जाएंगे, दैट वुड बी मोर इफेक्टिव। तो यहाँ आपको इस चीज को क्लियर कर लेना है। अब देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल के लिए भी जानना है ना, कि जैसे कि यूनियन लिस्ट में क्या है कि केवल इसके ऊपर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जिसको हम लोग संघ सूची कहते हैं। तो ये सब ऐसे विषय हैं, दीज आर सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये सब राष्ट्रीय महत्व के हैं और इसमें किसी भी तरह का दोहरापन या विभिन्नता बर्दाश्त नहीं होगा, दिक्कतें आ जाएंगी। इसीलिए यूनिफॉर्मिटी के लिए ऑल ओवर कंट्री में एक ही रूल रहने के लिए ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स को सौंप दिया गया है। किसको? केंद्र को, यानी कि संघ सूची में शामिल किया गया है, जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख लो, यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री। अब बेटा यहाँ आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो डिफेंस और पुलिस में। डिफेंस क्या है? यहाँ डिफेंस ऑफ द कंट्री, राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। यहाँ आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारी चीजें हो गई, यानी कि अपने देश को, अपने राष्ट्र को हमें सुरक्षित कैसे रखना है। तो इसकी जिम्मेदारी हम किसको दे के रखे हैं? केंद्र सरकार को, केंद्र को यूनियन लिस्ट में ये दिए गए हैं। वही पुलिस जो है उसमें केवल कानून और व्यवस्था देखना है, तो इसको लॉ और ऑर्डर है। ये डिफेंस की बात नहीं है, सुरक्षा की, ये केवल लॉ और ऑर्डर मेंटेन करवाने की बात है। तो पुलिस ये स्टेट लिस्ट में है। आपको यहाँ ध्यान देना है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो डिफेंस और पुलिस में। यहाँ पे ध्यान देना है कि डिफेंस क्या है? अपने कंट्री के पूरी रक्षा की जो कार्रवाई है उसके लिए हमारी केंद्र सरकार जिम्मेदार है और इसलिए इसको यूनियन में रखा गया है। दूसरी चीज फॉरेन अफेयर्स, विदेश नीति, विदेशों के साथ कैसा संबंध है। यदि इसको राज्यों को दे दिया जाएगा तो बहुत सारे राज्य कहेंगे कि हमारा राज्य तो ऐसा है कि इस देश से इसकी सीमा लगती, तो हम जो चाहे वो मनचाहा यहाँ पर अपना नियम कानून बना देंगे, तो दिक्कत हो जाएगा, हमारे कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो यहाँ पर फॉरेन अफेयर से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, इससे इसके ऊपर जो भी मुद्दे होंगे, उनके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी करती है और इसको हम लोग संघ सूची में यानी कि यूनियन लिस्ट में सम्मिलित करके रखे हुए हैं। तीसरा चीज है बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। बैंक चाहे कम्युनिकेशन, संचार के साधन, चाहे करेंसी, मुद्रा, मुद्रा यानी पैसा, रुपया जो है होल कंट्री के लिए हमारी सेम करेंसी है,
जैसे हम लोग पढ़ रहे थे हैब्सबर्ग एम्पायर पढ़े थे हम लोग हिस्ट्री में, तो उसमें पढ़े थे कि वहां पर एक ही राज्य में बहुत सारे टोल टैक्सेस लगा दिए जाते थे और बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज थे, हर जगह की अलग अलग मुद्रा थी, करीब करीब 30 तरह के करेंसी को उन लोगों ने बदल करके दो में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पूरे कंट्री के लिए एक ही करेंसी है, मुद्रा में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, करेंसी हमारी एक ही रहे पूरे कंट्री की, इसलिए हम लोगों ने ऐसा स्टेप लिया है और इसे हम लोगों ने यूनियन लिस्ट में डाला है। स्टेट लिस्ट में क्या है, तो देखो यहाँ पे ऊपर वाले में थोड़ा सा छूट गया है, इसको भी देख लो। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। केवल यहाँ कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है, यूनियन गवर्नमेंट को है, ठीक है। केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वही केवल कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस। अब देखो स्टेट लिस्ट में पुलिस है और डिफेंस किसमें है, वो यूनियन लिस्ट में। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ट्रेड यानी व्यापार, व्यापार तो हम एक राज्य से दूसरे राज्य में करते हैं, लेकिन हर राज्य की अपनी आवश्यकताएं होती है, उनके अपने रिसोर्सेस से वो किस रूप में किस चीज को खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, वो वहीं जानेगा। तो इस वजह से इसे ट्रेड को कहाँ दे दिया गया है, स्टेट लिस्ट में। कॉमर्स वाणिज्य, एग्रीकल्चर कृषि और इरिगेशन सिंचाई, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट में शामिल किए गए। द स्टेट गवर्नमेंट, और इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकारों को है। केवल स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। और थर्ड है कंकरेंट लिस्ट, includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government such as education, forest, trade unions। यहाँ ट्रेड है बेटा नीचे स्टेट लिस्ट में, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए इसको कह दिया जा रहा है, अंडरलाइन कर लो। ट्रेड यूनियन अलग है और ट्रेड अलग है। तो ट्रेड यूनियन किसमें है, ये कंकरेंट लिस्ट में, और ट्रेड किसमें है, तो ये स्टेट लिस्ट में। मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, both the union as well as the state government can make laws on the subjects mentioned in this list। इसके ऊपर दोनों ही लोग कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है। if their laws conflict with each other, अंडरलाइन करो, यदि उनके द्वारा बनाए गए कानून कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो क्या होता है, the law made by the union government will prevail। अब यहाँ पर जिस कानून को केंद्र सरकार ने बनाया है वही जीत जाएगी, वही ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। What about the subjects that do not fall in any of these lists? अब बेटा एक और बात है, जो छूटे छटके भूले भटके जो है विषय, जिन्हें हमने किसी भी तीनों लिस्ट में नहीं डाला, या तो वो छूट गए हैं, या तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए, तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाएगा, उन्हें कैसे हम देखेंगे, उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, तो इन्हें रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में रखा गया है। व्हाट इज दिस रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स? तो ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए हैं, या तो वो उस समय मिस हो गए थे, स्किप हो गए थे, जिसको कि बाद में इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट को है। केवल इस पर कानून कौन बनाता है, केवल केंद्र सरकार बनाती है। What about subjects that do not fall in any of the three lists? Or subjects like computer software that came up after the constitution was made? या ऐसे विषय जैसे कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, ये तो हमारे संविधान के बनने के बाद आई, तो इससे विवादित जो प्रश्न आएंगे उसे कौन देखेगा? तो ऐसे विषय को रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में रखा गया है और इसके ऊपर देख रेख करने की, इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार और हक केवल केंद्र सरकार को है। According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects।